हेलो बच्चों, आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 9 सोशल साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 6 का ये पार्ट 2 वीडियो रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो पार्ट 1 में हमने काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। अब पार्ट 2 में हम फर्दर जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर है हम उसको काफी अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पुराना वीडियो भी अच्छा लगा हो। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, वीडियो को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और हम कंप्लीट करते हैं हमारा चैप्टर। तो अभी तक हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करा था, जहां पे हमने देखा था कि डेमोक्रेसी के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर होता है रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसके बाद होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हमने देखा था कि चारों ही डेमोक्रेसी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। हमारे इंडिया में कौन कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो होती है, तो वो होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो इंडिया में फॉलो होती है, जहाँ पे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि को चुनते हो और वो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेता है, आपके बिहाफ पे लॉ बनाता है, पार्लियामेंट में जाके, स्टेट लेजिस्लेचर में जाके। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी हमारे इंडिया में है। ओके, सेकंड कंट्री जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो है कनाडा। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम फॉलो करते हैं और हम ठीक है उसके फीचर्स को अपनाते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। फिर हमने देखे थे कि एक स्कूल का कंपटीशन हो रहा है, वहाँ पे 4 स्कूल्स आए हैं। हमें आइडेंटिफाई करना था कि वो कौन सी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जो है शो कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि जो टीम ए है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखा रही है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी शो कर रही है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में। टीम बी जो टीम बी स्कूल काउंसिल है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी शो कर रही है। ओके, टीम सी जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को शो कर रही है, उसके फीचर्स शो कर रही है। एंड टीम डी जो है वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के फीचर्स को शो कर रही है। ठीक है, यहां तक हमने चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है, तो हैविंग अंडरस्टूड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को समझ लिया। ठीक है, जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं हमने उनको समझ लिया। लेट अस नाउ लुक, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो फंक्शन करती है अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के। अगर हम डेमोक्रेसीज को देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसीज हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, अभी हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इंडिया है उसके बारे में। इंडिया हमारी खुद की कंट्री है। ठीक है, इंडिया के बारे में तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया में कौन सी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कहते हैं। आपको ये समझ आया कि हम कौन सी फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एंड इसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कहते हैं। यहाँ पे अगर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करो तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव उसके पास पावर होती है, लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और एग्जीक्यूटिव की जो पावर होती है, यानी एग्जीक्यूटिव जो कंसिस्ट करता है वो कौन होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। जिनके हेड कौन होते हैं, जिनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जिनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात करें हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, तो इंडिया के केस में वो है प्रेसिडेंट, इनको हम हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट साहब, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। की फीचर्स की अगर मैं बात करूं, की फीचर्स क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी यानी सिंगल पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं और उनमें से काफी सारे लोग जो है चुन के आते हैं। ठीक है, काफी सारे लोग चुन के आते हैं। ठीक है, ओके, आई होप मैं आपको क्लियर दिखाई दे रहा हूँ। ओके, तो फिर यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है वो रिटर्न रिटर्न फॉर्म है, यानी लिखा हुआ है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हमें यहाँ पे इसके साथ साथ मिलता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है फेडरलिज्म। अब आप बोलोगे फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म यानी कि जो पावर है, ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर जो है डिवाइडेड हो बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच जो पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर्ड है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेंटर के पास भी पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और स्टेट के पास भी पावर्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, एज एक्सप्रेस इन द सेंट्रल स्टेट कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने देखा था, हमने बात की थी कि शेड्यूल 7 जो है, शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पे हम देखते हैं कि 3 लिस्ट होती है। ठीक है, लिस्ट 1 होती है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 होती है स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों ही लॉ बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो रेसिडुअल पावर है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। हमेशा ऐसा सब्जेक्ट, कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट बचेगा जो आप लिख नहीं सकते, वो अननोन है, अभी आया नहीं है वैसी कोई पावर। तो अगर कोई ऐसी अननोन चीज आती है और उससे रिलेटेड अगर हमें डिसीजन लेना है तो वो हमेशा सेंटर लेगी। यानी कि
जो बचे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जो रेसिडुअल सब्जेक्ट्स हैं, जो इन तीनों लिस्ट में नहीं लिखे हुए, उसके ऊपर डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि बेसिकली फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर जो है डिवाइडेड है या शेयर्ड है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इतना आपको ध्यान रखना है। सेकंड कंट्री जो है वो है कनाडा। ठीक है, वो है कनाडा। कनाडा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कनाडा में भी आप देखते हो कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ के लोग भी अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं और उनके बेसिस पे क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं उनके बिहाफ। यहाँ पे भी आप देखोगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है उसकी जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था इंडिया के केस में एग्जीक्यूटिव की पावर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। ठीक है, बट यहाँ पे सारी पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है, यानी प्राइम मिनिस्टर कोई भी डिसीजन ले सकता है अकेले, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है, यहाँ पे हमने देखा था कि हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, बट यहाँ पे देखोगे तो गवर्नर जनरल है जो अपॉइंट किया जाता है बाय द क्रोन ऑफ द यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ओके। प्राइम मिनिस्टर उसको कहते हैं, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाते हैं। ठीक है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाते हैं। और हेड ऑफ द स्टेट कौन है? क्रोन, जो कह सकते हो जिन्होंने अपॉइंट किया है गवर्नर जनरल को। ठीक है, कौन कौन सी ये की फीचर्स शो करते हैं? तो ये शो करते हैं फेडरलिज्म, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये दो फीचर्स ये शो करते हैं। यहाँ पे हम फेडरलिज्म के अलावा जैसे हमारी फंडामेंटल राइट्स है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ऐसा हमें यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ओके। थर्ड कंट्री है हमारी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी कि लंदन या ब्रिटेन आप कह सकते हो। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, या यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बट यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, हमारे केस में प्रेसिडेंट साहब हैं, तो उनको चुना जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, उनको चुना जाता है। बट यूके में, यूनाइटेड किंगडम में आप देखोगे कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो एक फैमिली है, जो क्रोन प्रिंस, क्रोन क्वींस हैं, क्वींस की फैमिली या प्रिंस की फैमिली से ही पर्सन आएगा और वो हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। ठीक है, वो हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। तो इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर को चुन के लाया जाता है, इलेक्शन होते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। बट हेड ऑफ द स्टेट जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट है, वहां पे होते हैं क्वीन या किंग, तो उनको चुना नहीं जाता, वो उसी सेम फैमिली से ही आते हैं जो फैमिली से अभी तक क्वीन और किंग बनते आ रहे हैं। ठीक है, यानी वो पोजीशन जो है हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी मतलब कि एक जो नेक्स्ट वंश आएगा उसका जो भी पर्सन होगा वो क्रोन प्रिंस बनेगा, यानी सेम फैमिली से बनते हैं। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करोगे तो हेड ऑफ द स्टेट हमारे मोनार्क है। ठीक है, जो हम किंग और या क्वीन उनकी बात कर रहे हैं वो हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो रिटर्न अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित फॉर्म में नहीं है। जब भी कोई नया कानून बनता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। जब भी कोई नया कानून बनता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखोगे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, यानी पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा पावर। इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल, बट यूके के केस में पार्लियामेंट इज द मोस्ट पावरफुल, इसलिए उसको पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कहते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे मल्टी पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट कंट्री जो है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे आप सोवरेनिटी क्या होती है? देखो यहाँ पे सोवरेनिटी वर्ड है। ठीक है, सोवरेनिटी एक लैटिन वर्ड है सुपर एनस। ठीक है, सुपर एनस उसका मतलब होता है सुप्रीम। सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम। ये रिफर्स टू सुप्रीम एंड फाइनल एंड इंडिपेंडेंट लीगल अथॉरिटी ऑफ स्टेट ओवर इट्स टेरिटरी सिटीजंस। ऐसी अथॉरिटी जिसकी जो पावर है वो पूरे स्टेट के, पूरे टेरिटरी के ऊपर है, उसकी पूरे सिटीजंस के ऊपर है, उसको हम कहेंगे पावर ऑफ सोवरेनिटी या सिर्फ सोवरेनिटी कहेंगे। ठीक है, सोवरेनिटी यानी कि अल्टीमेट पावर उसके पास। ओके, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कंट्री में हमने बात की थी, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन के नहीं आता, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या करते हो? वोट करते हो और डिसीजन लेते हो कि कौन सा लॉ बनना चाहिए, कौन सा लॉ पास होना चाहिए। यहाँ पे सारे सिटीजन मिलकर लॉ बनाते हैं। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो गवर्नमेंट की पावर है, वो फेडरल काउंसिल के पास है, यानी कि जो भी लॉ बनता है फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? फेडरल काउंसिल मिलके, वहां के मेंबर जो है मिलके उस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट साहब है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न फॉर्म में है विद मल्टीपल पार्टीज। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखित फॉर्म में है और यहाँ पे काफी सारी पार्टीज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी लास्ट यहाँ पे जो कंट्री मेंशन्ड है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे आप देखोगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है? अपने प्रेसिडेंट को चुनना है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसको चुनते हो, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी।
हमने पढ़ा था 4 तरह की डेमोक्रेसी, इसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी थी। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं वो है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट साहब के पास है। प्रेसिडेंट साहब अकेले पावर, मतलब उनके पास सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है वो यूएस के, और वो अकेले सारे डिसीजन ले सकते हैं। उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, अगर वो चाहें तो अपने आप सारे डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करो तो वो प्रेसिडेंट है, और हेड ऑफ द स्टेट की बात करो तो वो भी प्रेसिडेंट है, यानी दोनों की पोजीशन एक ही पर्सन के पास है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है विद टू मेजर पार्टी, यहाँ पे सिर्फ दो पार्टी का सिस्टम है, दो ही पार्टी होगी, ठीक है, दो ही पार्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, तो हमने सारे जो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है उनके बेसिकली इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने एक बार देख लिया, अब अच्छे से पढ़ लिया। हम अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ओके, तो काइंड ऑफ एक्टिविटी है, इसको आप एक बार देख लेना। आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन कंट्रीज के बारे में आपको ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर ढूंढने हैं, वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अब एक पूरा चार्ट बनाना, जिसमें पहले अफगानिस्तान लिखना, बांग्लादेश लिखना, भूटान, चाइना, ऐसे कंट्रीज के नेम लिखना, जैसे अभी हमने बनाया यहाँ पे। फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट जो फीचर्स, यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होते हैं कि नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे चुने जाते हैं कि नहीं, ठीक है, या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को कौन चुनता है, पब्लिक चुनती है या इनडायरेक्टली जो लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डायरेक्टली चुन लेते हैं, ये सब देख लेना। फिर इज देयर एनी वन पॉलिटिकल पार्टी, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी है या मल्टी पार्टी सिस्टम है इन कंट्रीज में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम होगा, वो देखना है आपको। हाउ मच फ्रीडम डू सिटीजंस हैव टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, कितनी पावर है लोगों के पास, सिटीजंस के पास, कि वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जो वो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, ठीक है। क्रिटिसाइजेशन की पावर भी उनके पास है। ठीक है, इतना हमने देख लिया, अब बढ़ते हैं आगे। ओके, अब हम देखेंगे डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, इंडिया लिविंग डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे इंडिया में प्रैक्टिस हो रही है या आपको देखने को मिलती है डेमोक्रेसी इंडिया में। तो इंडिया को कहा जाता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, देश यानी पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, अराउंड 140 करोड़ पीपल यहाँ रहते हैं, ठीक है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ है। एंड मोर पीपल वोट इन इंडियन इलेक्शन देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्रीज, और देखा जाता है, हमने बात की थी 98 करोड़ के अराउंड जो है वोट करते हैं लोग। तो इतने लोग जो हैं, इतने सारे लोग हैं कि देखा जाता है कि बहुत सी कंट्रीज की तो टोटल पॉपुलेशन भी इससे कम होती है, ठीक है। 2024 में देखा जाता है कि 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स है, ठीक है, ये मैं 96 लिख रहा था, 90 लिख दिया। 96.8 करोड़ आप देखोगे, 96 करोड़ वोटर्स हैं, ठीक है, इतने सारे वोटर्स हैं जो 18 ईयर्स के अबव हैं और जो वोट डालते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखो कितना ह्यूज है, ह्यूज रिप्रेजेंटेशन है। ऑन एवरेज आप देखोगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एक एमपी कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, हम देखते हैं कि लोकसभा में, लोकसभा जो है, जब प्राइम मिनिस्टर के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो वहां पे 545 सीट्स हैं, यानी कि 545 एमपीज को चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो इंडिया में देखा जाता है कि 98 करोड़ अगर आप डिवाइड करोगे तो एक एमपी के ऊपर, यानी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर 25 लाख लोग हैं, यानी एक एमपी के अंडर में 25 लाख लोग आते हैं। ये शो करता है कि एनॉर्मस स्केल है एट विच डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑपरेट इन इंडिया, यानी डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, लोकतांत्रिक रिप्रेजेंटेशन जो आप देखते हो इंडिया में, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा है। आप देख सकते हो 25 लैक्स को रिप्रेजेंट करता है एक एमएलए, सॉरी एक एमपी। फिर आप देखोगे काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इलेक्शन एक बार होता है, ठीक है, मैनी लैंग्वेजेस बट वन इलेक्शन। इलेक्शन जो इंडिया में है आर कंडक्टेड इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस में इलेक्शन कंडक्ट होता है, अलॉन्ग विद सेवरल अदर लैंग्वेजेस, उसके साथ और भी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है जहाँ पे जिसकी जरूरत होती है। इलेक्शन सिंबल्स को यूज किया जाता है, इलेक्शन सिंबल्स को यूज किया जाता है, आर यूज, ताकि जो सिटीजंस है, एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग दोज हु कैनॉट रीड, जो रीड नहीं कर सकते वो भी इंडिपेंडेंटली वोट कर सके, इंक्लूडिंग दोज हु कैनॉट वोट कैन ऑल्सो, कैनॉट रीड कैन ऑल्सो वोट। यानी कि इलेक्शंस को सिंबल्स बनाए जाते हैं, मान लीजिए काफी सारी पार्टीज हैं, उनके अलग अलग सिंबल्स हैं, ठीक है, आपको सिंबल्स पता है कैसे कैसे सिंबल्स होते हैं, फ्लावर होता है और हैंड की शेप होती है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो वहां पे सिंबल्स को इसलिए बनाया जाता है ताकि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सिंबल से पहचान सके ये पार्टी मेरे लिए काम करती है या मैं इस पार्टी को वोट देना चाहता हूँ, सिंबल से पहचान से। जरूरत नहीं है कि आपका कौन कैंडिडेट का नाम वहां लिखा हो, वैसे लिखा होता है बट जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैंडिडेट का नाम तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ नहीं पाएगा, तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पार्टी को मैं वोट दूं, तो वो उसके सिंबल से उसको वोट दे सकता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे
ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन, यानी 10 लाख पोलिंग स्टेशन है। कितने? 10 लाख पोलिंग स्टेशन, 10 लाख पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे लोग जो है वोट करने जाते हैं। मोर देन 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन इंक्लूडिंग दोज इन रिमोट एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, जैसे गाँव का क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ मुश्किल होता है पहुंचना। रिमोट एरियाज में भी पोलिंग स्टेशन है, such as mountains पे, forest में, desert में, island में, etc. In some cases, polling stations are created even for a single voter. अगर एक सिंगल वोटर है तो उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है, ठीक है, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आप देखोगे कि इंडिया में जो है थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और जिनके अलग अलग मैनिफेस्टो हैं, अलग अलग पार्टी के सिंबल है। इंडिया में 2800 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2800 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रिफ्लेक्ट करती हैं कंट्री की सोशल और रीजनल डाइवर्सिटी को। कंट्री की सोशल सोशल एंड रीजनल डाइवर्सिटी जो अलाउ करती है काफी सारे व्यू पॉइंट्स को, ताकि वो compete कर पाए पीसफुली, ठीक है, अपने व्यू पॉइंट्स को आगे रखते हैं ताकि अच्छे से compete कर पाए और अपना जो ओपिनियन है वो जनता के सामने रख पाए, कि वो क्या करना चाहते हैं, अपना मैनिफेस्टो है, वो सब चीजें जनता के सामने रख पाए, ठीक है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे यूनिक पोलिंग स्टेशन बनाए गए, ठीक है। यहाँ पे देखो सोलिटरी पोलिंग स्टेशन है, सिर्फ एक पर्सन के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया गया, यानी एक वोटर होगा उस एरिया में, तब भी देखो पोलिंग स्टेशन बनाया गया, पोलिंग बूथ बनाया गया। तो बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स एंड फिगर्स, इमेजिन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इन फिगर्स को देख के आपको ये लगता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा डीप रूटेड है, यानी लोगों तक डेमोक्रेसी पहुंची हुई है, लोकतंत्र पहुंचा हुआ है, कि इवन फॉर अ सिंगल वोटर के लिए भी पोलिंग बूथ बनाया जाता है। तो देखा जाता है कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो स्टैंड आउट करती है फॉर इट्स स्केल, डेप्थ एंड इंक्लूसिवनेस। इतने बड़े स्केल पे है, तो इतना ज्यादा डेप्थ में है, लोगों के भीतर जुड़ा हुआ है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, और इंक्लूसिवनेस है, यानी बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करके चलता है। कह सकते हैं विद नियरली 100 करोड़ वोटर्स, 100 करोड़ वोटर्स कह सकते हो, 96.8 करोड़ है करीबन, मान लो 100 करोड़। ये रिप्रेजेंट करता है एक अनपैरेलल एक्सरसाइज इन पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक अनपैरेलल एक्सरसाइज है, जो कि दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो वास्ट इलेक्टोरेट है जो वोट डालती है, ये रिफ्लेक्ट करता है नॉट ओनली द साइज ऑफ पॉपुलेशन बट ऑल्सो द एक्सटेंसिव रीच ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ये सिर्फ साइज ऑफ पॉपुलेशन शो नहीं करता, ये भी शो करता है कि कितना ज्यादा एक्सटेंसिव रीच है किसकी, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की, लोगों तक कितना ज्यादा पहुंचे हुए हैं ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ओके, जो एबिलिटी है कंडक्ट कराने की रेगुलर नेशन वाइड इलेक्शंस फॉर सच अ लार्ज डाइवर्स पॉपुलेशन, इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए आप इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हो, तो ये हाईलाइट करता है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। इतने बड़े लार्ज स्केल पर कराने के लिए बहुत तगड़े इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हैं, जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतनी स्ट्रेंथ है, तो देखते हो कि आप यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ कितनी है, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी कितनी है, जो इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाती है। फिर आप देखोगे व्हाट मेक्स इंडियन डेमोक्रेसी ट्रूली लिविंग। कैसे कह सकते हो कि यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो अभी भी जिंदा है, अभी भी जी रही है। वो दर्शाती है बाय इट्स डाइवर्सिटी और सिटीजंस, जो एक्टिवली एंगेज करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस में, आते हैं, वोट डालते हैं, अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो अभी भी जिंदा है, अभी भी लिविंग है। ओके, तो इंडियन इलेक्टोरेट है जहाँ पे लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कितने अलग हैं, सोशल बैकग्राउंड कितना अलग है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कितना अलग है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, ठीक है। सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं विद सिंगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। एक सिंगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ही तो है कि आपको वोट डालना है, एक सिंगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ही तो है जो जहाँ पे आपको वोट डालना है और इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तब भी आप करते हो, छुट्टी लेके करते हो, ठीक है। छुट्टी वैसे होती है उस दिन, बट आप तब भी अपना टाइम निकालते हो, ठीक है, लोग टाइम निकालते हैं और वोट डालने जाते हैं। इससे क्या दर्शाती है, क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोगों के अंदर अभी भी डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल है वो जिंदा है, वो अभी भी बिलीव करते हैं कि हाँ, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। हैंस कह सकते हो जो इलेक्शंस हैं बिकम अ कलेक्टिव नेशनल एक्सरसाइज, जहाँ पे काफी सारे लोग अपनी आवाज उठाते हैं अलग अलग रीजन से, अलग अलग कम्युनिटीज से, और एक्सप्रेस करते हैं इसको थ्रू बैलेट यानी जब वो वोट डालते हैं, ठीक है। ओके, ये जो कॉन्टिन्यूस और वाइड स्प्रेड पब्लिक पार्टिसिपेशन है, ये जो कॉन्टिन्यूस और वाइड स्प्रेड पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, ये रीइंफोर्स करता है कि जो इंडिया की पोजीशन है वर्ल्ड में, ठीक है, वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की अभी भी है। वो सिर्फ टर्म्स ऑफ इन नंबर ऑफ टर्म्स में नहीं है, बट थ्रू द सस्टेन्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन शेपिंग गवर्नेंस एंड पब्लिक लाइफ। यानी कि लोगों का पार्टिसिपेशन है इतना अच्छे से शेपिंग गवर्नेंस एंड पब्लिक लाइफ, वो पूरी तरीके से दिखता है, पूरी तरीके से वो डेमोक्रेसी में शो होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है।
तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट जो कह सकते हो रिकॉग्नाइज्ड फीचर है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, वो है कंडक्ट ऑफ पीरियडिक इलेक्शंस। यानी कभी भी हमारे जो इलेक्शंस है वो उनको पोस्टपोन नहीं किया गया, उनको डिले नहीं किया गया, उनको रद्द नहीं किया गया, हमेशा इलेक्शन हुए हैं। जब भी टाइम पीरियड पूरा हुआ है गवर्नमेंट का और जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो इलेक्शन हुए हैं, तो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ये अनेबल करता है कि पीपल्स को, लोगों को, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर पाए। और ये इनके रिलेटेड जो फीचर्स हैं आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे इलेक्शंस, चैप्टर नंबर 7 जब हम डिस्कस करेंगे इलेक्शंस का, तो वहां पे हम और अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है डेमोक्रेसी की, तो उसके लिए हमें एक अप्रिसिएशन ऑफ सिटीजंस ब्रॉडर रोल इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहिए, ठीक है। अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है डेमोक्रेसी की, तो उसके लिए क्या जरूरत है, एप्रिसिएशन ऑफ सिटीजंस ब्रॉडर रोल इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हमें सबसे पहले जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसकी सराहना करनी पड़ेगी, ठीक है। जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, हम जो कर रहे हैं वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। हम पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, हम एज अ वोटर पार्टिसिपेट करते हैं और एज अ कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी हम खुद चुनाव लड़ते भी हैं और हम चुनाव के लिए अपना वोट डालते हैं। तो दोनों ही केस में हम क्या है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो ये एम्फेसाइज करती है ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजंस। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे सिटीजंस का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, सिर्फ इलेक्शंस में नहीं, बट उसके थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट इन शेपिंग पॉलिसीज एंड गवर्नेंस ऑल्सो। जब आप पॉलिसीज बनाते हो, जब आप क्या करते हो, स्कीम्स बनाते हो, ठीक है, कोई एक नया कानून बनाते हो, आप गवर्नेंस सिस्टम को अच्छे से चलाना चाहते हो, तो इन सब में देखा जाता है कि लोगों का बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन है। और ये जो पार्टिसिपेशन है टेक प्लेस थ्रू मैकेनिज्म्स। ये कैसे आता है, ये आता है डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से, जैसे कि लोकल काउंसिल्स हो गए। लोकल काउंसिल जो है लोगों की ओपिनियन लेते हैं, लोगों को इंक्लूड करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं पब्लिक कंसल्टेशन के थ्रू। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और डिफरेंट डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे लोग कंसल्टेशन करते हैं, अपने आप अपना ओपिनियन रखते हैं, अपनी बातचीत रखते हैं। और कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स से ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। ओके, सो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो ऑपरेट करता है थ्रू 3 टीयर सिस्टम। यहाँ पे 3 टीयर सिस्टम है, जिसमें सबसे ऊपर आती है यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। ये लोकल गवर्नमेंट जो है हमारी पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज को दर्शाती है। यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट ये फैसिलिटेट करती है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करती है। हमने ग्रेड 6 से 8 के अंदर पढ़ा था कि बियॉन्ड द पंचायती राज और म्यूनिसपैलिटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड प्रोविजन टू प्रोटेक्ट ट्राइबल हेरिटेज, ठीक है। यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तो हैं, उसके साथ म्यूनिसपैलिटीज भी हैं, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल हेरिटेज को। ट्राइबल हेरिटेज को जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, उनका ट्राइबल कल्चर हो गया, उनकी लिटरेरी बुक्स हो गई, ठीक है, उनके जो रहने का तरीका है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो हम ये चीज देखते हैं। ओके, इन स्पेसिफिक जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे आप देखोगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, एडीसी, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जाते हैं ऐसे ट्राइबल एरियाज में, जिनको स्टेब्लिश किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इनको ग्रांट किया जाता है पावर, कौन सी पावर, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अथॉरिटी। ये अपना कानून खुद बना सकते हैं, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो भी ये रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी जुडिशरी के थ्रू। इससे क्या होता है, इनके ट्राइबल कस्टम्स प्रोटेक्ट रहते हैं, क्योंकि ये अपने कानून अपने ट्राइबल कस्टम्स के अकॉर्डिंगली कानून बनाते हैं और न्याय देते हैं, ठीक है। ओके, तो इतनी इनको ऑटोनॉमी गवर्नमेंट ने दे रखी है। कंप्लीमेंटिंग दिस, इसके साथ साथ पीसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट जो 1996 में पास हुआ था, ये अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल एरियाज में, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा वाले एरिया में, जहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनके अलावा वाले एरिया में जो ट्राइबल एरिया है वहां पे पीसा एक्ट अप्लाई होता है। और ये एम्पावर करता है ग्राम सभा को। ग्राम सभा जो होती है, जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे होती है, जो विलेज के लोगों से मिलकर बनी होती है ग्राम सभा, वहां के लोगों के ऊपर अप्लाई होता है और उनको एम्पावर करता है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, ऐसा प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। तो बाय बैलेंसिंग दीज लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, जब कॉन्स्टिट्यूशन इन इन इतने नीचे लेवल तक जाके बैलेंस करता है पावर को, अथॉरिटी को, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क, एक यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे जो स्ट्रेंथ है इस डाइवर्स ट्रेडिशंस की ऑफ एवरी कम्युनिटी, वो स्ट्रांग होती है। क्या होती है, वो स्ट्रांग होती है, उसकी स्ट्रेंथ हमें पता चलती है, उसकी मजबूती हमें पता चलती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ केस स्टडीज, उन केस स्टडीज के बारे में हम देखेंगे किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो ग्रास रूट लेवल पे भी कितने अच्छे से फॉलो होता है, ठीक है। केस स्टडी में सबसे पहली जो है
वो है अक्रॉस इंडिया हम देखते हैं कि काफी सारे गांव हैं, ठीक है, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो फंक्शन करता है बियॉन्ड इलेक्शन। यानी इलेक्शन में तो डेमोक्रेसी है, उसके अलावा भी आप देखोगे डेमोक्रेसी है। कैसे? यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि लोग जो है अपने जो गांव है उसके निर्माण से रिलेटेड चीजें, वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड चीजें खुद डिस्कस करते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट जो है खुद की सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो शो करते हैं किस तरीके से जो लोकल बॉडीज है, ठीक है, जो लोकल बॉडीज हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की, किसकी? लोकल बॉडीज है किसकी? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की, ग्रास रूट लेवल पे इंडिया के, वो प्ले करती हैं वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग द पीपल्स लाइफ। लोगों की लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश यहाँ पे लोग या यहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल है यहाँ पे इसका, जेठीपुरा ग्राम पंचायत ब्लॉक इधर सबरकांता गुजरात, डेवलपमेंट थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। ये पूरा एरिया जो है ये ग्राम पंचायत कहाँ पे है? गुजरात में है। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो लोगों के पार्टिसिपेशन से हो रहा है। बेसिकली जो जो कॉमन लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके पार्टिसिपेशन से डेवलपमेंट हो रहा है, ना कि बहुत बड़े मिनिस्टर से या बहुत ऊंचे पद के अधिकारी से डेवलपमेंट हो रहा है। लोकल लोग यहाँ पे मिलकर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो जेठीपुरा ग्राम पंचायत जो गुजरात का है, उसको अवार्ड दिया गया था, अवॉर्डेड किया था, उसको नवाजा गया था नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2019 में, क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस दी थी, बहुत अच्छा काम किया था। इट नॉट ओनली एंश्योर्ड द इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ ग्राम सभा एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। इन्होंने ग्राम सभा का जो वर्क है वो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली किया, कंडक्ट बहुत अच्छे से किया ग्राम सभा की मीटिंग्स को, उसमें जो जो ऐसे चीजें होती है वो सब बहुत अच्छे से की। उसके साथ साथ इन्होंने रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से मेंटेन किया, ठीक है, रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से मेंटेन किया, प्रॉपर मेंटेन किया रिकॉर्ड्स को। बट इसके साथ साथ इन्होंने ऑर्गेनाइज किया स्पेशल ग्राम सभा को भी, यानी जिस डे ग्राम सभा होती है वो तो है, उसके अलावा भी इन्होंने ग्राम सभा की मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया अपने खुद के बजट पे। अदर इनिशिएटिव जैसे कि टाइमली एंड अप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ इश्यूज, यानी कि कोई भी इशू आता है, कोई भी मुश्किल आती है, तुरंत तुरंत एक्शन लेना, सब लोग मिलकर एक्शन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड, साफ सफाई एंड सैनिटेशन से रिलेटेड, वेलफेयर ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड। तो इतने सारे काम इन्होंने मिलकर किए। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राम पंचायत मीटिंग, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, काइंड ऑफ इमेज है, ठीक है, ये कार्टून इमेज है, बनाई गई है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि काउंसिल के बंदे यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और पूरी ग्राम सभा यहाँ बैठी है, और सब लोग एक लेवल पे बैठे हैं, सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सब लोग मीटिंग कर रहे हैं आपस में, हर इशू को, हर कह सकते हो मुश्किल को ये लोग सॉल्व करेंगे। फिर इन्होंने इसके साथ साथ क्या किया? कंडक्ट किया महिला सभा, सिर्फ जहाँ पे सिर्फ महिलाएं आएंगी, औरतें आएंगी, वुमेन्स आएंगी और अपना इशू डिस्कस करेंगी। और इंश्योर्ड करा एडिक्वेट कोरम इन ग्राम सभा। अब कोरम क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द मीटिंग्स ऑफ एन असेंबली टू मेक प्रोसीडिंग वैलिड। कोरम मेंटेन करने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए, तभी आप मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। मान लो 100 लोगों का काउंसिल है, जिसमें से 50 लोगों का कोरम है कि 50 लोग होंगे तभी मीटिंग स्टार्ट होगी। अगर उससे कम लोग होंगे तो यानी कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, क्योंकि सारे लोग नहीं है, इतने मेंबर होने चाहिए जिससे एक कोरम बन जाए। तो आप देखते हो कि महिला सभा बनाई गई और इंश्योर किया गया कि कोरम मेंटेन हो, कोरम यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वहां पे हो। विद एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आप देखते हो जो दबे, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग की सोसाइटी है, ठीक है, वहां के जो लोग हैं, वहां के लोग भी आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। महिला सभा, वहां की औरतें भी आती हैं, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब वुमेन सब लोग यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने जेठीपुरा गांव देख लिया, ठीक है, जेठीपुरा ग्राम पंचायत देख लिया। अब नेक्स्ट ग्राम पंचायत है, दूसरी है, और उसका नेम है साउथ मनु बंकुल ग्राम पंचायत, रुपाईचारी ब्लॉक, त्रिपुरा, ट्राइबल अफेयर्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरा। यहाँ पे इन्होंने वुमेन फ्रेंडली पंचायत बनाई। ये त्रिपुरा की कहानी है, ठीक है। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, त्रिपुरा क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अगर मैं इस तरीके से मैप बनाऊं तो ये जो एरिया है ये हमारा त्रिपुरा है, ठीक है, यहाँ पे असम है, यहाँ पे अरुणाचल है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, यहाँ पे सिक्किम। तो ये जो हमारा एरिया है ये त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा, ये मेघालय है, ठीक है, ये त्रिपुरा है। यहाँ प्रॉपर मैप नहीं है तो मैंने आपको बस ऐसे बताने के लिए बता दिया कि त्रिपुरा कहाँ पड़ता है। तो त्रिपुरा में साउथ मनु बंकुल ग्राम पंचायत है त्रिपुरा में, जो फंक्शन करती है एज एन एक्टिव लोकल गवर्नमेंट, एक एक्टिव लोकल गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करती है। और यहाँ पे आप देखते हो कि फोकस किसके ऊपर है, जोर किसके ऊपर है? जोर है इंप्रूविंग लोगों की लाइफ, इंप्रूविंग पीपल्स लाइफ, स्पेशली वुमेन्स, स्पेशली औरतें, ठीक है, ओके। ये क्या प्रमोट करते हैं? ये क्या इसको किसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? ये प्रमोट करते हैं वुमेन्स का पार्टिसिपेशन, औरतों का पार्टिसिपेशन। कहाँ पे? डिसीजन मेकिंग में, कि वो डिसीजन ले पा रही है कि नहीं ले पा रही।
उनको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज, मैटरनिटी रिलेटेड फैसिलिटीज, सैनिटेशन यानी साफ सफाई से रिलेटेड, और उनकी लाइवलीहुड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज। तो ये जो पंचायत है ये ऑर्गेनाइज करती है कम्युनिटी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पे वुमेन्स आती हैं, अपनी इश्यूज को रखती हैं, रेजोल्यूशन लेती हैं और अपने लिए खुद वर्क करती हैं। ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसी काइंड ऑफ ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो अपने आप लोग कम्युनिटी में मिलकर बना लेते हैं, जहाँ पे मान लीजिए आपको अगर पैसे की जरूरत है तो काइंड ऑफ एक ऐसा ग्रुप बना लेंगे जहाँ पे सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे और जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम जिस और किसी मेंबर को जरूरत होगी तो फिर और किसी मेंबर को, ऐसे हर टर्न में किसी न किसी मेंबर को वो पैसा मिलता रहता है। काइंड ऑफ एग्जांपल है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का। इंश्योर करता है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। आप देखोगे यहाँ पे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो रहा है गवर्नमेंट की स्कीम्स का, यहाँ पे विलेज डेवलपमेंट की बात होती है। ठीक है, ये ऑल्सो वर्क करते हैं टुवर्ड्स इंप्रूविंग क्लीनलीनेस, साफ सफाई रखते हैं। ठीक है, एजुकेशन में आप अच्छा काम करते हैं, एजुकेशन मतलब रिलेटेड बच्चों की एजुकेशन हो गई, वुमेन्स की एजुकेशन हो गई, और सोशल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। कोई भी इशू होता है, कोई भी लोकल इशू है, कोई भी हेल्थ इशू है, उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ओके, ओइंग टू इट स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन वुमेन्स वेलफेयर, आप देखते हो यहाँ पे जो फोकस है वो वुमेन्स के वेलफेयर, वुमेन्स की तरक्की पे ज्यादा है। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि सारी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, वुमेन हो, चाइल्ड हो, वल्नरेबल सेक्शन कोई भी हो, सबका डेवलपमेंट होगा। इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जब भी बात आएगी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तो वहां पे सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनका डेवलपमेंट होता है। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वुमेन फ्रेंडली पंचायत। और यहाँ की जो गांव है, जो हमने बात की हमारा साउथ मनुबंकोल जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पे आप देखोगे वुमेन से रिलेटेड यानी वुमेन फ्रेंडली पंचायत है, औरतों के लिए काफी फ्रेंडली पंचायत है। एट द नेशनल लेवल में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया है कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो ऐसे जो केसेस होते हैं ये बताते हैं कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है वोटिंग से या इलेक्शन से, बट बल्कि यहाँ पे सिटीजन जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन ग्रास रूट लेवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेसी बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव एट ऑल लेवल्स। एंड हमें देखने को मिलता है जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है, इफेक्टिव है सारे के सारे लेवल्स, सारे के सारे लेवल्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हम देखेंगे जो डेमोक्रेसी है हाउएवर इज नॉट लिमिटेड टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी है, सिर्फ वहीं पे डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की मशीनरी के अलावा भी आप देखते हो कि डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। लोकतंत्र जो है एक प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गवर्नमेंट में ही अप्लाई करना है, वो प्रिंसिपल आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप अपने दोस्तों के बीच बैठे हो और वहां पे आपको किसी एक को ऐसा लीडर चुनना है, तो वो भी तो डेमोक्रेसी है, वो भी तो डेमोक्रेसी है। तो जो स्पिरिट है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग की, ये एक्सटेंड करती है एवरीडे सोशल लाइफ में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो डेमोक्रेसी है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती, वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के हक की बात करती है, तो वो भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। सोशल रिलीजियस एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव एक ऐसे, यहाँ पे लिखा देखो, ग्रुप फॉर्म्ड बाय पीपल वर्क टुगेदर फॉर कॉमन बेनिफिट, मेंबरशिप प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इक्वली। यानी ऐसा ग्रुप बनाया गया है जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है। और अगर वो कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, मान लो कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस सबके पास बराबर का अधिकार है, और अपने शेयर के हिसाब से उनके पास अधिकार है, और कोई प्रॉफिट होगा तो वो भी वो लोग शेयर करेंगे, कोई लॉस होगा तो वो भी वो लोग शेयर करेंगे। इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव का एग्जांपल दूं तो मैं, अमूल होता है ना, अमूल। ठीक है, अमूल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो दूध की आप कॉर्पोरेशन देखते हो, ये अमूल, ये जो है एक कोऑपरेटिव है। ठीक है, इसको डेयरी कोऑपरेटिव कहते हैं। डेयरी यानी दूध से रिलेटेड चीजें बनती हैं, डेयरी कोऑपरेटिव। ठीक है, ये डेयरी कोऑपरेटिव है। ट्रेड यूनियन भी आप देखते हो, काफी सारे ट्रेड यूनियन होते हैं जो वर्कर्स के इश्यूज को उठाते हैं, वर्कर्स के इशू को उठाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑफन अडॉप्ट डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग मेथड्स, तो वो क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग मेथड्स को अपनाते हैं। ओके, एंड वो चीजें देखते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड अब हम पढ़ेंगे वुमेन एंड द राइट टू वोट। क्या पढ़ेंगे, वुमेन एंड द राइट टू वोट। यहाँ पे इंडियन एक्सपीरियंस की बात करेगी, इंडियन एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि काइंड ऑफ केस स्टडी है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। इन नंबर ऑफ कंट्रीज, आप देखोगे नंबर ऑफ कंट्रीज में जो वुमेन है उनको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, डिफिकल्ट स्ट्रगल करना पड़ा ताकि वो राइट टू वोट का अधिकार ले पाए। यानी अमेरिका जो है बहुत जल्दी क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस मिल जाती है अमेरिका को। ठीक है, और फ्रांस को, बहुत सारी कंट्रीज को मिल जाती है, बट वहां पे जब वोटिंग की बात आती है तो मेंस को तो वोटिंग का अधिकार मिल जाता है, बट वुमेन्स को नहीं मिलता। तो वहां पे उनको काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी ताकि उनको भी वोटिंग का अधिकार मिल पाए, वुमेन्स को भी वोटिंग का अधिकार मिल पाए। ठीक है,
तो इन ब्रिटेन जो वुमेन है उनको वोटिंग का अधिकार कब मिला था? 1928 में। वाइल यूएसए, वहां पे वुमेन्स को वोटिंग का अधिकार मिला था 1920 में। यानी कि आफ्टर डिकेड्स ऑफ प्रोटेस्ट, यानी दशकों तक उन्होंने क्या करा, अपने लिए आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया, ठीक है, मूवमेंट्स निकाले, उसके बाद जाके उनको ये अधिकार मिला। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये शो करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये इन सोसाइटीज में वो धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सपैंड हुई, ग्रेजुअली इवॉल्व हुई। यानी डेमोक्रेसी के जो फ्रूट्स हैं पहले सिर्फ मेंस को मिलते थे, बट अब जो है धीरे धीरे वुमेन्स को भी उसके जो अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो मिलने लगे। इन कंट्रास्ट जो वुमेन्स इंडिया की हैं उनको ग्रांट कर दी गया था राइट टू वोट, तुरंत के तुरंत। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसके बाद ही जैसे मेंस को वोटिंग का अधिकार मिला था वैसे वुमेन्स को भी वोटिंग का अधिकार मिल गया था। When the Constitution of India came into force in 1950, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक्सटेंड कर दिया गया था सभी के सभी सिटीजन्स पे, चाहे वो मेन हो या चाहे वो वुमेन हो, ठीक है, सेम, दोनों पे सेम। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव यहाँ पे देखने को नहीं मिला था जब राइट टू वोट का अधिकार मिला। एंड इंडियन वुमेन डिड नॉट हैव टू एंगेज इन प्रिलॉन्ग लॉन्ग बैटल्स या लीगल बैटल्स और प्रोटेस्ट टू सिक्योर वोटिंग राइट्स। यानी यहाँ पे देखा जाता है कि इंडिया में जो वुमेन्स थी उनको लॉन्ग बैटल लड़नी नहीं पड़ी, लीगल बैटल लड़नी नहीं पड़ी, उनको तुरंत की तुरंत ही वोटिंग का अधिकार मिल गया जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 के अंदर, ठीक है। जो राइट टू वोट है डज नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन, बट राइट टू वोट मिलने का अधिकार है मिलना और एक्चुअली में इक्वल पार्टिसिपेशन मिलने में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि वुमेन्स से रिलेटेड काफी सारे प्रेजुडिस हैं, काफी सारे कह सकते हो बंधन है वुमेन से रिलेटेड, औरतों से रिलेटेड। तो उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहे, ठीक है, कंटिन्यू रहे टू एक्ट एज अ बैरियर, एक तरीके से रुकावट था वुमेन्स के लिए वो प्रेजुडिस। इससे इफेक्ट होता है वुमेन्स की एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। एंड आज भी आप देखोगे तो पॉलिटिक्स के अंदर जब आप लोकसभा के अंदर एमपीज को देखोगे या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आप एमएलए को देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि मेंस की संख्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन्स। तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल माइंडसेट। माइंडसेट जो है पेट्रियार्कल अभी भी है लोगों का। और आप देखोगे कि जो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन से रिलेटेड जब भी कोई बात आएगी तो प्रेजुडिस आएगा कि वुमेन्स को घर में रहना चाहिए, वुमेन्स को घर के काम करने चाहिए। ऐसा प्रेजुडिस लोगों के मन में है, इस वजह से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन आप देखोगे, जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रेशियो है वो बहुत कम है। आप देखोगे कि इसको तोड़ने के लिए, इस प्रेजुडिस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने भी काफी स्टेप लिए। जैसे कि वुमेन्स का रिजर्वेशन कर दिया लोकल बॉडीज में, यानी 1/3 रिजर्वेशन कर दिया वुमेन्स का इन द लोकल पंचायत इलेक्शन या म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा औरतें, ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स आए और लोकल लेवल पे पार्टिसिपेट करें। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्टार्ट्स विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो डिसीजन लेने के काबिल है, तो वुमेन्स जब वहां पे पार्टिसिपेट करेंगी तो वुमेन्स भी अपने लिए डिसीजन ले पाएंगी, अपने लिए कुछ सुधार कर पाएंगी, अपने लिए हेल्थ रिलेटेड कुछ चीजें कर पाएंगी, एजुकेशन रिलेटेड चीजें कर पाएंगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, आर्टिकल 243 डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड करा नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट टू बी फिल डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत। यानी हर पंचायत के अंदर जितनी भी सीट्स हैं उसकी 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई, वुमेन रिजर्व, ठीक है। 1/3 ऑफ सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई, किसमें? पंचायत में। हाउएवर आप देखते हो कि काफी सारी ऐसी स्टेट्स हैं, जैसे कि 21 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिन्होंने 1/3 रिजर्वेशन, इसको हम कह सकते हैं 33.33% रिजर्वेशन है, इसको बढ़ा के 50% कर दिया। यानी उन्होंने अपनी तरफ से और एडिशन कर दिया। काफी सारी स्टेट्स, जिसमें 21 स्टेट्स आती हैं, जिन्होंने इस रिजर्वेशन को 50% कर दिया फॉर वुमेन्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द रिस्पेक्टिव स्टेट अकॉर्डिंग टू द पंचायती राज एक्ट। तो अपने अपने स्टेट के अपने अपने लॉज हैं। मिनिमम जो है 33% रिजर्वेशन देना है, बट अब उसके ऊपर दे दिया, यानी कि मैक्सिमम 50% आप देखने को मिलता है। सिमिलरली आर्टिकल 243 टी है, जैसे 243 यहाँ पे आप देखोगे डी है, उसी तरीके से 243 टी भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रोवाइड करता है नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड डायरेक्टली इन एवरी म्यूनिसिपैलिटी। यानी म्यूनिसिपैलिटी कहाँ होती है? अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में आप देखोगे तो क्या होती है? म्यूनिसिपैलिटी होती है। और गाँव में, विलेज एरिया में क्या होती है? पंचायत होती है। तो जैसे पंचायत में किया था वैसी म्यूनिसिपैलिटी में भी 1/3 जो है सीट्स, 1/3 ऑफ सीट्स जो है इसके लिए रिजर्व कर दी गई, रिजर्व फॉर वुमेन्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखते हो कि वुमेन्स के रिजर्व कर देते हैं। और इसके अलावा कह सकते हो कि 2023 के हिसाब से 17 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, 17 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी ने इसको बढ़ा के 50% कर दिया। यानी यहाँ पे पहले 33% था, अब इसको बढ़ा के 50% कर दिया फॉर द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज, इन अर्बन लोकल बॉडीज, जो म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं, ठीक है। ओके।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारी स्टेट्स जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही हैं, ताकि वो वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन दे पाए इन द लोकल गवर्नमेंट। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 में लागू हुआ था, जो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाता है सिस्टम में, और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है कि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जवाब दे जो भी वो काम कर रहे हैं। ये एनेक्ट किया गया था इंडिया में 2005 में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, और एंड लेजिस्लेशन के तौर पे। लेजिस्लेशन क्या होता है? जब भी कोई लॉ बनता है बाय द गवर्नमेंट, तो दीज लॉ जो है हेल्प करते हैं मेंटेन करने में ऑर्डर एंड रेगुलेट सोसाइटी, रेगुलेट करने में ऑर्डर और सोसाइटी को। ओवर द टाइम क्या हुआ, जो कंसर्न्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो सिटीजन्स ने रेज की, जर्नलिस्ट ने रेज की, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने रेज की रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वर एग्जामिन्ड बाय पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड एड्रेस्ड विद गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं वो क्या करती हैं? अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती हैं गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट सही से काम कर रही है कि नहीं, वहां पे वो इश्यूज को रेज करती हैं। ओके, तो ये जो डिस्कशंस होते हैं ये हाईलाइट करते हैं कि हमें एक नीड है एक लॉ की, जो अनेबल करेगा सिटीजन्स को भी कि वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाए, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज से। एंड इसी को एज अ प्रपोजल रखा गया एज अ आरटीआई एक्ट, जो हमने 2005 में देखा तो आया था, और इसको रिव्यू किया गया एक्सपर्ट्स ग्रुप के द्वारा, डिबेट किया गया पार्लियामेंट में, और फिर रिफाइंड किया गया फिर कंसल्टेशन एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो उसके बाद इसको लाया गया फोर्स में, जहाँ के फिर सिटीजन क्या है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डायरेक्टली एक्टिवली क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे एमपी जो हैं, एमएलए जो हैं, ठीक है, ये की रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग द फाइनल लेजिस्लेशन। जो फाइनल लेजिस्लेशन है, जो फाइनल लॉ बन के आता है, उसके ऊपर ये कह सकते हो एक एक प्ले करते हैं की रोल, इंपॉर्टेंट रोल, ताकि वो सेव कर पाए रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन, कोई भी ऐसा कानून जो बना रहे हैं, कि वो जो है नेशनल सिक्योरिटी को नहीं हैम्पर करेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मेंटेन करेगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो शासन है, लोग जो प्रशासन है, वो अच्छे से काम कर पाए, इफेक्टिवली काम कर पाए, एफिशिएंटली काम कर पाए। तो आफ्टर बीइंग पास बाय द पार्लियामेंट, जब आरटीआई एक्ट पार्लियामेंट से पास हो गया था, तो आरटीआई जो है 2005 में फोर्स में आ गया, यानी कि लागू हो गया। और ये जो एक्ट है ये एम्पावर करता है सिटीजन्स को, नागरिकों को, कि वो इंफॉर्मेशन ले पाए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जिससे क्या होगा, स्ट्रेंथन होगी अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि अगर आपको कोई पावर दी गई है, तो आप उस पावर का सही इस्तेमाल करके काम सही करो, गलत काम मत करो। आपने क्या काम करा है उसका कच्चा चिट्टा भी हमारे पास होना चाहिए, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो इंप्रूव होगी, और लोगों तक जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो अच्छे से उनके अंदर इंकलकेट होंगी। तो ये एग्जाम्पल जो है शो करते हैं कि किस तरीके से जो सिविल सोसाइटी है और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक तरीके से ऐसा काम कर सकते हैं जिससे सिटीजन्स और स्टेट के बीच का जो गैप है ना, जो गैप है वो कम हो, और सिटीजन और स्टेट जो है आपस में पास आए, और अपनी बात शेयर करें, अपने ओपिनियन शेयर करें, रेजोल्यूशंस लाएं, जो भी ला सकते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने पढ़ा था, पीआईएल होती है जब भी कोई ऐसा मामला होता है जो पब्लिक इंटरेस्ट का होता है और बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसके ऊपर डिसीजन लाना, तो पीआईएल फाइल की जाती है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहां से फिर चीजें जो है सॉल्व होती है। फिर कैंपेन्स होते हैं काफी सारे, एनजीओ सिविल सोसाइटी कैंपेन निकालते हैं कि हमारा हक हमें दो, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो ये हेल्प करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव हो और ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो। ओके, एज वी हैव स्टडीड इन अर्लियर ग्रेड्स, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, जो विलेज है, जो गांव है, वो सर्व करता है एज अ यूनिट ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया। जो विलेज है वो सर्व करता है एज अ यूनिट ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया। ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्यों? बिकॉज ये निचले लेवल के लोग, जो आम आदमी है, जो एकदम लोएस्ट लेवल पे है, उनको डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सर्व करता है, विलेज सर्व करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। रूरल कम्युनिटीज को एम्पावर करता है, उनको ताकत देता है कि वो पार्टिसिपेट कर पाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। काफी सारे इंडियन लीडर्स जो हैं, जैसे कि चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, इनके नाम आपने सुने होंगे, जो एमर्ज होते हैं इन्हीं रूरल लोकल बैकग्राउंड से और पहुंचते हैं टॉप पे। यानी अगर इनको निचले लेवल पे, ग्राम सभा के लेवल पे इनको अगर मौका ही नहीं मिलता एंट्री करने का, तो ये ऊपर तक कैसे पहुंचते और अच्छे अच्छे काम कैसे करते? तो इनको पहले मौका मिला, फिर ये अच्छे लेवल पे पहुंचे, फिर इन्होंने वर्क किया, इन दोनों लोगों ने, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये एडवोकेट करते हैं कि राइट्स ऑफ रूरल पीपल और अदर मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनको मिलना चाहिए। एडवोकेट करते हैं राइट्स ऑफ रूरल पुअर, जो रूरल एरिया में पुअर लोग हैं उनके, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनके पास अधिकार नहीं है, जो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, उनके हम राइट्स को फुलफिल कर पाए, ठीक है, उनके राइट्स को हम फुलफिल कर पाए।
अब हम देख लेते हैं कि हमने डेमोक्रेसी को इतने अच्छे से पढ़ लिया, बट अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। उन चैलेंजेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी है उसमें जरूरत है कांस्टेंट केयर की, कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप चीजें डेमोक्रेसी में हो रहे हैं, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली निगरानी रखी जाए, केयर रखी जाए, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, लोगों तक जागरूकता पहुंचे, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं और सिटीजन दोनों का एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का नहीं या सिर्फ सिटीजन का नहीं, दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वाइल जो संविधान है वो गारंटी करता है वैल्यूएबल राइट्स ऑफ सिटीजंस, हम सिटीजंस के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, अदर लीगल राइट्स हैं, जिसके थ्रू हम अपने हक को, अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपने हक को मांग सकते हैं। ये एक्सपेक्ट करता है इंडिविजुअल को भी कि वो अपने राइट को रिस्पॉन्सिबिली यूज करे। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास बोलने का अधिकार है तो आप बोलते ही रहोगे, गलत भी बोलोगे किसी को, ऐसा नहीं कर सकते। आपको रिस्पॉन्सिबली बोलना है, ठीक है। इस सेंस में डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ आप वोट डाल के आ गए और आपका काम पूरा हो गया। उसके अलावा ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी एवरीडे बिहेवियर में, आप रोजमर्रा के काम क्या कर रहे हो उसमें भी, आप कौन कौन सा डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन मेकिंग में आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। सो एक्शंस जैसे कि डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ये आप नहीं कर सकते। अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, किसी से रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये आप नहीं कर सकते। आप पब्लिक रूल्स को वॉयलेट नहीं कर सकते, आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो सिमिलरली सिमिलरली इंडिफरेंस टुवर्ड्स पब्लिक इश्यूज, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पब्लिक इश्यू से रिलेटेड आप किसी के तरीके का आप क्या कर रहे हो, गलत लोगों में गलत भ्रम फैला रहे हो। अगर ऐसा होता है तो इससे हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी को बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, इंडिया हैड मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। इंडिया ने काफी सिग्निफिकेंट क्या की है, प्रोग्रेस की है। क्या की है, प्रोग्रेस की है, कह सकते हो उन्नति की है, किसमें, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में, यानी कि लोगों को एकजुट लाना है और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का पार्टिसिपेशन उनके अंदर पहुंचाना है। हाउएवर इसने अभी भी काफी सारे चैलेंजेस फेस करती है। जैसे काफी सारे लोग अभी भी इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। काफी सारे लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत फहमी फैला रखी है, लोगों में भ्रम फैला रखा है। इनइक्वालिटी है, अभी भी काफी लोगों को इक्वल नहीं माना जाता, अभी भी समानताएं नहीं है। रिसेंट टाइम्स में जो स्प्रेड है फेक न्यूज का, यानी गलत खबरों का, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू या अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इसने एक मेजर कंसर्न राइज किया है, कंसर्न रेज किया है। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इससे जो है पब्लिक ओपिनियन खराब होता है, गलत ओपिनियन बनता है पब्लिक के माइंड में, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और इससे कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। अफवाह से लड़ाई झगड़े होते हैं, आप देखते हो ना, अफवाह फैल जाती है कि ये हो गया वो हो गया, एंड उससे क्या होता है, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे गरीबी बहुत है लोगों में अभी भी, रीजनलिज्म, यानी कि हम इस राज्य के हैं या हम इस एरिया के हैं तो उस एरिया को, जैसे हिंदी डिबेट हो रही थी, महाराष्ट्र और हिंदी डिबेट होती थी, जिसमें महाराष्ट्र में काफी केसेस आप देखते हो कि वहां पे क्या होता था कि हिंदी लोगों को ऐसे परेशान किया जाता था, एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोग। तो काइंड ऑफ आप देखते हो कि रीजनलिज्म बहुत ज्यादा है, जेंडर इनक्वालिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। इससे क्या होता है, बैरियर्स क्रिएट होते हैं, पाबंदियां क्रिएट होती हैं कि एक्टिव इक्वल पार्टिसिपेशन के ऊपर बैरियर क्रिएट होता है। इसके साथ साथ जो गैप्स हैं इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज में, यानी लॉज जो हैं, कानून जो है अभी भी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो रहे ग्राउंड लेवल पे, अभी भी इफेक्टिवली ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, ठीक है। लॉज जो है, पॉलिसीज जो है अभी भी नहीं हो रही। इससे जो है पब्लिक का ट्रस्ट जो है इस इंस्टीट्यूशंस में वो कम होता है, वो वीक होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट इस पे प्रॉपरली वर्क करे, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस है इमरजेंसी का। इमरजेंसी लगी थी 1975 में, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। एंड उसमें क्या आप देखते हो कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है उसको किस तरीके से दबाया जाता है, वो अभी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी, इमरजेंसी होता है आपातकालीन, ऐसी सिचुएशन जब देश की ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल फंक्शनिंग जो कंट्री में हो रही है, जैसे इकोनॉमी चल रही है, जैसे ट्रेड हो रहा है, जैसे एक्टिविटीज हो रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, मार्केट चल रही है, लोग आना जाना कर रहे हैं, काम पे कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो सिचुएशन को कहते हैं इमरजेंसी। ओके, सो वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र को सबसे बड़ा जो चैलेंज देखा गया था वो था इमरजेंसी। जो रिकॉर्ड हुआ था व्हेन इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1975-77, 2 साल के लिए हुआ था ये। इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 352, आर्टिकल 352 में लगती है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में लगती है प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, या स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 में लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे खतरनाक किस्म की जो इमरजेंसी होती है वो होती है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 में लगती है। और 1975-77 में जो इमरजेंसी लगी थी वो थी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, ठीक है। ओके,
तो इन द अर्ली 1970s जो पब्लिक का डिससेटिस्फैक्शन था, यानी पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज थी प्रेजेंट गवर्नमेंट से। उस समय की जो गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की, तो उनसे बहुत ज्यादा नाराज थी। ठीक है, इंदिरा गांधी वॉज ग्रोइंग, और जो डिससेटिस्फैक्शन था, नाराजगी जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी थी, बहुत ज्यादा महंगाई थी, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, एलिगेशंस लगते थे मिस गवर्नेंस की टुवर्ड्स द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही। जिससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए, दंगे हुए, प्रोटेस्ट हुए। जून 1975 में नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया गया बाय द गवर्नमेंट। कौन से ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। गवर्नमेंट ने कहा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी इंटरनली बहुत ऐसी ताकतें हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इंटरनल ताकतें यानी देश के अंदर की ताकतें। इस वजह से हम इमरजेंसी घोषित कर रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी। इस पीरियड के दौरान मेजोरिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, जो प्रेस होती है, जो आपके लिए आवाज उठाती है, मीडिया जो होती है, उसके ऊपर सेंसरशिप लग जाती है कि अब जो भी वो छापेगा, जो भी वो बोलेगा, उसको गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही वो चीज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सेंसरशिप इसको कहते हैं। एंड न्यूमरस पॉलिटिकल लीडर्स और एक्टिविटीज जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे वो बहुत ज्यादा सीवियर स्ट्रेन में आ गए, उनके ऊपर बहुत ज्यादा से तनाव आ गया, और सिटीजन की जो फ्रीडम थी उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, सिटीजन की फ्रीडम को रोका गया। मास मूवमेंट्स चलाए गए बाय द जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, एक पॉलिटिकल लीडर और सोशलिस्ट थिंकर, पर्टिकुलर नोन एज लोक नायक भी कहते हैं इनको। और इन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स को, सिटीजन्स को मोबिलाइज किया, स्पेशली बिहार और गुजरात से। ओके, तो जो इमरजेंसी थी वो 1977 में हट गई। ठीक है, एंड उसके बाद जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किए, और वहां पे देखा गया कि लोगों ने अपना जो विल था वो एक्सप्रेस किया फुल्ली, और बैलेट के थ्रू एक्सप्रेस किया, इलेक्शंस में एक्सप्रेस किया। और इससे क्या हुआ, देखा गया कि जो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी वो हार गई इलेक्शंस, और जयप्रकाश नारायण जी की जो गवर्नमेंट है वो जीत गई। ठीक है, द डिफीट ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेट, दिखाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किस तरीके से कितनी अच्छी है, कि लोगों ने भले 2 साल के लिए इमरजेंसी को फेस किया, उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो गवर्नमेंट को हटा दिया। तो ये हाईलाइट करता है कि इंपॉर्टेंस कितनी है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एक डेमोक्रेसी को सस्टेनेबल बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कितना ज्यादा जरूरी है। सिविल लिबर्टीज कितनी ज्यादा जरूरी है, कि लोगों के अंदर अपनी आवाज उठाने की ताकत होनी चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, लोकतंत्र की वैल्यूज हैं ना, उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए। उसको हमें बचा के रखना है। तो ये जो पीरियड था, दिस पीरियड, ये हाईलाइट करती है वल्नरेबिलिटीज भी, कि लोगों ने किस तरीके से चीजें सही, और रिजिलियंस भी शो करती है किस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया ने अपने आप को ऐसे सिचुएशन में रखने के बाद भी वापस से ग्रो किए, वापस से रिजिलियंस शो की। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो है डेमोक्रेसी एंड यू। डेमोक्रेसी एंड यू, ठीक है। तो बीइंग वेल इन्फॉर्म्ड इज वन ऑफ द वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपके ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास है, अच्छे से आपके पास सारी चीजों की जानकारी है, तो एक वाइटल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक यंग सिटीजन की, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट से रिलेटेड। इसीलिए उसको न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, न्यूज़ चैनल देखने चाहिए, प्रोग्राम देखने चाहिए, और इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए रिस्पॉन्सिबली, ताकि वो अवेयर रहे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज से, इवेंट से। अगर उसके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगा, तो वो उसको सपोर्ट करेगा कि वो अपना खुद का एक अच्छा ओपिनियन बना पाए, अपनी एक समझ डेवलप कर पाए पब्लिक इश्यूज के ऊपर। ठीक है, और अंडरस्टैंड कर पाए कि किस तरीके से जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो प्रैक्टिस करती है या ऑपरेट होती है, और किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा पॉजिटिव तरीके से सोसाइटी को, समाज को पॉजिटिवली कैसे सपोर्ट कर पाएगा। प्रोग्राम जैसे कि नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस, या नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी, इनको डिजाइन किया गया है ताकि वो इंस्टिल कर पाए सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो आम जनता है उसके अंदर एक तरीके की जिम्मेदारी आए अपने देश के प्रति, अपनी डेमोक्रेसी, अपने लोकतंत्र के प्रति, इसको कहेंगे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उनके अंदर जागरूकता आए अपने समाज के प्रति, समाज में क्या इश्यूज हैं, समाज में क्या क्या चीजें चल रही हैं, उससे प्रति उनकी जागरूकता बढ़े, वो रिस्पेक्ट करें डेमोक्रेटिक आइडियल्स को। ठीक है, और अगर कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, टीम वर्क करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एक्टिविटी, तो उसके थ्रू वो जान सकेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सर्विस टू द नेशन। वो जान सकेंगे इंपॉर्टेंस क्या है पार्टिसिपेशन की, यानी पार्टिसिपेट करने की क्या इंपॉर्टेंस है, रिस्पॉन्सिबली काम करने की क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर नेशन है तो उसको सर्व करने की क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आप देखोगे यूथ एंड डेमोक्रेसी है। क्या मतलब है, कि आप देखोगे कि आपको क्या करना है, बी मीडिया लिटरेट, यानी कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए, आपको सोशल मीडिया पे
जो भी चीजें चल रही हैं उसको समझ होनी चाहिए। आप न्यूज चैनल को देख के समझ पाओ कि क्या इशू चल रहा है। फिर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में, नेशन की ग्रोथ की एक्टिविटी, जैसे कि एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स में, नेशनल सोशल सर्विस में, भारत भारत स्काउट्स या गाइड्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर आपको अपने संविधान की समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके आर्टिकल्स की। आपको अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म करना है, अपने मौलिक जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको आपको फॉलो करना है, आपको उसको फुलफिल करना है। और लीडरशिप लेना है स्कूल और अपनी कम्युनिटी में। अब अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करो, ठीक है, और लोगों को सिखाओ। ऐसी लीडरशिप लो जिससे और लोग आपसे इंस्पायर हो, ठीक है। ओके, ये सब चीजें करनी है। थिंक हाउ डू योर एक्शंस एज अ स्टूडेंट कंट्रीब्यूट टू योर स्कूल एंड कम्युनिटी एंड टू डेमोक्रेसी इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सोचो कि किस तरीके से आपके जो एक्शंस हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके स्कूल की कम्युनिटी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में, ठीक है। डिस्कस करो अपने क्लासमेट्स के साथ सोशल और कम्युनिटी के इश्यूज जो जिससे रिलेटेड आप केयर करते हो, जिससे रिलेटेड आपकी समझ है, ठीक है। हाउ कैन यू एज अ स्टूडेंट मेक अ डिफरेंस। और आप एक स्टूडेंट के तौर पे, एक विद्यार्थी के तौर पे आप किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, ये आपको सोचना है, ठीक है। डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो ना, आप भी तो कर सकते हो क्रिएट, तो ये आपको सोचना है और एक्ट करना है। चूज वन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करो। मान लीजिए आप क्या करना है कि अपने घर में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि पापा हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हमें मीडिया की समझ होनी चाहिए, हमें अपने पब्लिक जो इश्यूज है उसको समझना चाहिए। अपने स्कूल में भी काफी एक्टिविटीज आप कर सकते हो, ठीक है। स्कूल में आप क्या करते हो, जब भी लीडरशिप का चुनाव हो तो आप सबको बोलो, अवेयरनेस क्रिएट करो कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हो तो वहां पे भी आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आप, तो वहां पे आप देखो कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव कर सकते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी क्लास को लीड कर सकते हो। ओके, तो लोकतंत्र इज नॉट मेयरली अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिर्फ ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा शेप होता है। और एक्टिव सिटीजनशिप यानी कि आप एज अ सिटीजन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो इस इंस्टीट्यूशन में, इस पब्लिक ओपिनियन में, उसको उसके बाद कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है सक्सेसफुल हुई है। फ्रॉम अर्ली आइडियाज टू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। पहले सिर्फ आइडिया था, फिर क्या हुआ, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग आई, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बना, और उसके बाद मॉडर्न रिपब्लिक बना जैसे कि इंडिया। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आए और ये धीरे धीरे इवॉल्व हुए, जिसने इंश्योर करा कि जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो अकाउंटेबिलिटी के साथ होगी। अगर आपके पास पावर है तो आपकी जिम्मेदारी भी है। अगर ऐसी सोच लोगों के मन में आ जाए तो जो गवर्नमेंट है वो कभी भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो स्टैंड आउट करती है बिकॉज ये बहुत बड़ी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजिलियंस है, यानी इतनी ज्यादा चीजें सहने के बाद भी हम डेमोक्रेसी के अंदर विश्वास नहीं खोते। ये फंक्शन करती है थ्रू इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के थ्रू फंक्शन करती है। एवरीडे सिविक प्रैक्टिसेस हम देखते हैं, फॉलो करते हैं। फाइल चैलेंज भी है यहाँ पे, जैसे कि सस्टेन पब्लिक पार्टिसिपेशन और रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स अभी भी वाइब्रेंट नहीं है इतने, ठीक है। अल्टीमेटली जो स्ट्रेंथ है किसी भी डेमोक्रेसी की वो डिपेंड करती है सिर्फ उसके इंस्टीट्यूशंस पे नहीं, सिर्फ लॉ पे नहीं, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स पे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और शेप करेंगे सोसाइटी को। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं थोड़े से समरी पॉइंट्स, यानी पूरा चैप्टर जो हमने कर लिया है, अब हम इसके समरी पॉइंट्स को देख लेते हैं कि समरी पॉइंट्स में क्या क्या है। तो शुरुआत में लिखा है कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो एक सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस है, जहाँ पे लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, खुद वोट करते हैं और खुद अपने डिसीजंस लेते हैं। जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं इंस्टीट्यूशंस, रूल्स, प्रैक्टिसेस, जो लोगों को अनेबल करते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर पाए किसमें, डिसीजन मेकिंग में, लोकल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। तो इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट इलेक्शन, यानी सिर्फ इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, और भी चीजों से रिलेटेड है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है वो गाइड होता है प्रिंसिपल्स से, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें लोगों में होनी चाहिए। जो डेमोक्रेटिक आइडियाज होते हैं इंडिया के, उनकी काफी डीप रूट्स हैं इन द एंशियंट ट्रेडिशंस, यानी हिस्टोरिकल बहुत ज्यादा डीप रूट्स है। जैसे कि वैदिक पीरियड में आप देखते हो सभा समिति जो वैदिक टेक्स्ट में है, जो एम्फेसाइज करते हैं कंसल्टेशन पे और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे, कंसल्टेशन पे, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे। और ये जो आइडियाज हैं, जो वैल्यूज हैं, अलॉन्ग विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट, ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं अराउंड द वर्ल्ड और शेप करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम को, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये शेप करते हैं। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, ये बेस्ड है ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी ऊपर बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के ऊपर बेस्ड है, जो प्रोवाइड करता है पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी यानी लोगों को ये अधिकार देता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो सबसे ज्यादा सॉवरन है। फिर उनको वोटिंग का अधिकार है, यानी यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज है। फिर फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज देते हैं, रूल ऑफ लॉ देते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर देते हैं, ठीक है।
उसके साथ साथ जो इंडिया है उसको कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक 96.8 करोड़ वोटर्स है, पर्टिकुलरली जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स है। बट इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, बहुत ज्यादा रुकावटें भी हैं, जैसे कि जो इसको अंडर रिप्रेजेंटेशन करती है डेमोक्रेसी को। तो डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो फॉलो करती है डिफरेंट सिस्टम्स, बट एक कॉमन डेमोक्रेटिक वैल्यू और प्रिंसिपल्स को भी मद्देनजर रखते हुए फॉलो करती है। तो सिटीजन जो हैं, जो नागरिक हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, ठीक है, किसके थ्रू? सिविक अवेयरनेस हो उनके माइंड में, रिस्पॉन्सिबली वो मीडिया का इस्तेमाल करें, ठीक है, पार्टिसिपेशन करें कम्युनिटी की एक्टिविटीज में, और रिस्पेक्ट करें डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो फॉलो करते हैं। उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के अंदर भीतर तक आई है, और एक्चुअली में डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज हैं वो लोगों में दिख रही है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीटेड, फुल कंप्लीटेड हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 7 इलेक्शंस, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैप्टर अच्छे से आपको समझ आया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ओके, सो इसके नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव कीजिए। ठीक है, वर्क कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।